अच्छे ही होंगे। तो आइए जिस टॉपिक का चर्चा करना है हम लोग को है लॉ ऑफ मास एक्शन। इस टॉपिक का चर्चा मतलब देखिए किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए इंटरमीडिएट में भी प्रयोग किया जाता है केमिकल काइनेटिक्स में, और अब जब जाएंगे बीएससी करने तो उसमें भी केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसमें भी इसका उपयोग है। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है, तो इसे 1864 ईस्वी में सीएम ग्लेडवर्ग तथा पी वागे ने दिया था इस नियम को। ये नियम होता क्या है, स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग। ये जो सीएम ग्लेडवर्ग तथा पी वागे थे उन्होंने बताया कि स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो जो सक्रिय द्रव्यमान शब्द है ये होता क्या है, आइए इस बात को समझते हैं। सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, तो मोलरता को ही सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, मोलरता को ही। तो मोलरता का परिभाषा आप लोग को पता होगा कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो वहां पे जो मोलरता पढ़ते हैं तो उसे इटैलिक एम से व्यक्त करते हैं, जबकि जब सक्रिय द्रव्यमान पढ़ते हैं बस परिभाषा सेम होता है, वही बात होता है, बट बस इसे मतलब इस ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाता है, या सी से व्यक्त करते हैं, वो सी से व्यक्त करते हैं। तो आइए जो सक्रिय द्रव्यमान का प्रयोग किया गया इस टॉपिक में, तो स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है तथा अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफलों के समानुपाती होता है। ऐसे परिभाषा समझ में नहीं आएगा। आइए इस परिभाषा को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किसी भी कोई भी एग्जाम्पल के माध्यम से इस परिभाषा को कैसे समझें। तो आइए एक अभिक्रिया मानते हैं, माना एक अभिक्रिया A कन्वर्टेड B, जनरल रिएक्शन माना है A कन्वर्टेड B। इसमें अभिकारक क्या है A, प्रोडक्ट क्या है B। तो देखिएगा अगर इस पे अप्लाई करें लॉ ऑफ मास एक्शन तो कैसे अप्लाई करेंगे, dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A क्या होता है, सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यही सक्रिय द्रव्यमान को इस ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं सक्रिय द्रव्यमान को, और अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो इस अभिक्रिया के लिए अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें अभिक्रिया का वेग यही निकल कर आएगा। आइएगा अगर प्रोडक्ट 1 है, 1 मोल है तो 1 मतलब अप्लाई होता है। अगर मान के चलें 1 से ज्यादा अभिकारक हो जैसे A प्लस B कन्वर्टेड प्रोडक्ट, इसके लिए क्या करेंगे, अगर इसके लिए अभिक्रिया का वेग निकालना हो तो लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिएगा dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। आप देख सकते हैं परिभाषा में क्या कहा गया था, स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती तथा अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफलों के समानुपाती होता है। आप देख सकते हैं यहाँ गुणनफल लिया गया, अगर 1 से अधिक अभिकारक आते हैं तो अभिक्रिया के वेग में उसका गुणनफल लिया जाता है, सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल। तो यही होता है आपका द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। तो एक बार और रिपीट करते हैं सब क्रिया को, क्या होता है द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहा गया, स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती तथा अभिकारकों के, अगर 1 से अधिक अभिकारक होता है तो उसे अभिकारकों कहते हैं, अगर 1 अभिकारक है तो अभिकारक है, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आप देख सकते हैं कि हाँ अगर 1 से अधिक अभिकारक हैं तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग से जो समीकरण निकल के आएगा वह यह होगा, अगर 1 है तो उससे यह निकलेगा। तो बस वही द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम भूलना नहीं चाहिए। बस स्थिर ताप, आपसे एक कहानी बताया है ना कि पूर्वांचल में एक बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर दादा खाने सरसों कटिया तो लोग वही करते हैं, बस जो कह दिए बुजुर्ग के यही करना है बस वही करते हैं लोग। बस वही है आप कि अगर सीएम ग्लेडवर्ग तथा पी वागे ने कह दिया कि स्थिर ताप पे ही करना है तो स्थिर ताप पे ही करना है, वहां हम वैल्यूम ऑफ प्रेशर की बातें ही नहीं करेंगे। तो बस यही था द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मजा आया हो तो, नहीं तो कोई बात ये नहीं है, ठीक है।